नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बजट सत्र का जो पूर्वार्ध था, पहला हिस्सा, उसमें बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और फिर वो इवेंट शुरू हुआ कि जी अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, अब मैं सदन में ही नहीं आऊंगा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो भी बिरला जी सदन से गायब थे, जबकि बाकायदे वो सदन में बैठ सकते थे, सदन में चर्चा में भाग ले सकते थे, लेकिन नहीं आए। अब एक लंबे अंतराल के बाद फिर उसी आसन पर विराजमान हुए जिस आसन की गरिमा गिराने के उन पर गंभीरतम आरोप आए, बैठे, देश भर में हाहाकार है। तो फिर सरकार से तो सवाल बनता है, विपक्ष खड़ा हो गया और मात्र 2 मिनट के भीतर विपक्ष ने बिरला को भी कुर्सी से खड़ा कर दिया। बिरला ने फिर से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी, 2 मिनट में निकले। लेकिन बाहर, सदन के बाहर 200 के करीब सांसद खड़े हो गए और फिर नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब, नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब। अब पता नहीं ये हमारा कसूर भी हो सकता है। कल हमने कार्यक्रम किया था तो नरेंद्र सरेंडर वाले नारे पर कल करीब 1-1.5 मिनट हमने और भाव ने चर्चा की थी कि नरेंद्र सरेंडर के बजाय नरेंद्र गायब सिलेंडर, ऐसा भी अब नारा हो सकता है। आज वही नारा गूंजा, 200 सांसद, और अभी भी संसद में गहमागहमी है और यही है, नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब। उसके बाद राहुल गांधी सदन के भीतर तो बोलने का मौका, भाई ये बार बार यही बात हो रही है कि 20 बार हो गया बिरला ने बोलने का मौका नहीं दिया, तो सदन के बाहर न सही, सदन के भीतर न सही, बाहर राहुल गांधी ने मोदी का पैनिक बटन ऑन कर दिया। गोदी मीडिया जयशंकर का डिप्लोमेटिक बटन ऑन करवा रही थी, राहुल ने मोदी का पैनिक बटन ऑन कर दिया। पैनिक बटन लगा होता है तमाम उसमें जो है होटल या ऐसी जगहों पर जहां पर सिक्योरिटी पर्पज से पैनिक बटन, तो पैनिक बटन ऑन कर दिया। पैनिक बटन क्या है अभी चर्चा में समझेंगे, लेकिन पहले भाव को जोड़ लीजिए। स्वागत है भाव। भैया शुरुआत कीजिए, जरा दिखाइए संसद की तस्वीर। पूरी भी गायब, पेट्रोल भी गायब, पूरी भी गायब, पेट्रोल भी गायब, पूरी भी गायब के बीच में जो टूट रहा है वो पूरी के चक्कर में टूट रहा है। पूरी भी गायब, पेट्रोल भी गायब। जब थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। पूरी भी गायब, पेट्रोल भी गायब, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। काम सरेंडर, काम सरेंडर। सदन में आओ के नारे लग रहे हैं, सदन में आओ, लेकिन मोदी सदन से दूर हैं, गायब हैं, चुनाव प्रचार में लगे हैं, कुर्सी मोदी की खाली है। और सदन में अमित शाह बता रहे थे राहुल गांधी की जो है अटेंडेंस कितनी है। प्रधानमंत्री की अटेंडेंस अगर ऑल टाइम 1951 से आज तक देखा जाएगा तो हम डेटा निकालेंगे इस पर, मैं अभी कहूं आज तक शायद इतनी कम जो है अटेंडेंस परसेंटेज किसी की नहीं होगी, क्योंकि अटल जी को, मनमोहन सिंह को हम लोग सदन में देखते थे। और जब ये मुख्यमंत्री थे तब गुजरात के मुख्यमंत्रियों में सबसे कम अटेंडेंस हाउस में देने वाले मुख्यमंत्री साबित हो गए थे। हाँ, रिकॉर्ड वहां का है। हाँ, तो नहीं जाते ना, इनको वहां पे आम आदमी के बीच कैसे बैठेगा अविनाशी। अब जरा चलते हैं लोकसभा के भीतर, लोकसभा क्लिप लाइए, देखिए 2 मिनट कुल। अध्यक्ष जी, मैं
समाप्त कर दीजिए। एक मिनट। एक मिनट मान्य एक मिनट वेणुगोपाल जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मेरा हमेशा ये आग्रह रहा है, फिर मैं आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल में जो महत्वपूर्ण समय होता है वो प्रश्नकाल हम सदन में चलने दें, क्योंकि प्रश्नकाल में जहां सरकार की जवाब देते होती है वहाँ माननीय सदस्य अपना विषय उठाना चाहते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ 12 बजे मैं आपको 2 दिन की बहस पर जो चर्चा हुई उस पर अपना विषय भी रखूँगा। सबको संपोधित धन्यवाद है। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रश्नकाल नहीं चलना प्रश्नकाल, तो प्रश्नकाल आप प्रश्नकाल चलने देना नहीं चाहते तो बैठे। प्रश्नकाल में किसी भी माननीय सदस्य को, जब मैं एज ए स्पीकर 2 दिन की सदन की सारी कार्रवाई पे धन्यवाद भी नहीं दे रहा, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण मानता हूं, तो फिर प्रश्नकाल को चलने दें। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 11 बजे बैठे, 11:02 पूरा भी नहीं हुआ था, उठ के चले गए। और सिर्फ विपक्ष की एक मांग थी कि प्रश्नकाल में आज जो सबसे देश के सामने प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न मुहवाए खड़ा है, उस पर चर्चा हो जाए, लेकिन नहीं हुई चर्चा। अब जरा आगे चलते हैं, जरा 2-3 बाइटें सुन के फिर आगे हम आएंगे। जरा भैया लाइए भाजपा के 2 धुरंधरों को सुनवा करके। दर्शक नहीं चाहते लेकिन सुनवाना पड़ेगा ना। ये लोग देश के दुश्मन हैं। ये लोग लोकतंत्र के दुश्मन हैं। ये लोग लोकसभा में गरीबों के पैसे का मिसयूज करते हैं। ये लोग केवल देश में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं करते, और यही कांग्रेस पार्टी का काम रह गया है। कल आपने देखा कि इन्होंने लाया था हमारे अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास, और लास्ट में नौटंकी करके भाग गया। हिम्मत नहीं हुआ कि नो कॉन्फिडेंस करा ले, वोटिंग करा ले। हिम्मत नहीं हुआ क्योंकि आपस में मेल नहीं था, आधा का आधा फुटा हुआ था। ये हमारे अध्यक्ष बता रहे हैं, वो सदन के स्पीकर हैं, आपके अध्यक्ष नितिन नवीन हैं। चलिए अगला जरा सुनवा दीजिए दिनेश शर्मा को। दिनेश शर्मा। नहीं, सरकार चुनौतियों में अवसर तलाश करके उसका निस्तारण करती है, और यही सरकार की विशेषता है। और आपने देखा होगा कि कोरोना आया तब भी सरकार खड़ी रही, और उसके बाद जब भी संकट आए सरकार खड़ी रही। आज पूरा दुनिया विश्व की चपेट में है, लेकिन भारत शांतिपूर्ण तरीके से सभी जो युद्ध में रत एक दूसरे के प्रतिद्वंदी देश हैं उन सबसे उनके मैत्री संबंध है। आज भी टेलीविजन पर चल रहा था कि ईरानी क्षेत्र से होकर भारत के जहाज आ सकते हैं। इस प्रकार का ईरान का वक्तव्य प्रसारित हो रहा था। तो भारत अपने मैत्री संबंधों के आधार पर, अपनी वैदेशिक नीति के आधार पर किसी को किसी चीज की किल्लत ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से तत्पर है। अब इन पर रोकेंगे भाऊ, ये लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाते होंगे? दुनिया विश्व के चपेट में है, दुनिया विश्व के चपेट में है। सरकार तब भी खड़ी थी, जब जब चुनौती आती है सरकार खड़ी हो जाती है। सरकार उठक बैठक करने के लिए थोड़ा है कि बैठ गई है, खड़ी हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट भाऊ, 1 मिनट, सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने एक बात कही है, उसको पूरा देश समझ ले। इन्होंने कहा कि हमें टीवी से, आप लोग को पता है, जानकारी मिली है कि ईरान हमारे यहाँ
ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, राज्यसभा में ये पीठासीन के रूप में बैठते हैं, राज्यसभा में उपसभापति के न रहने पर। ये कह रहे हैं कि हमें टीवी से पता चला है कि हमारे जहाज ईरान आने देगा। जिस पार्टी के अपने सांसदों को सरकार न ब्रीफ कर रही हो, उस देश से बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में किसका हो सकता है? आशीष जी, पार्टी कैसी ब्रीफ करेगी, मंत्री कैसे ब्रीफ करेंगे? वो अमेरिका नहीं है जहां पेंटागन ने सभी एमपीज को बुला के ब्रीफ किया कि ईरान के वॉर पे हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, बोल दिया। यहां तो पेट्रोलियम मंत्री को भी ब्रीफ नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जयशंकर, आपने देखा नहीं अमेरिकन ट्रेड डील पे कैसी बात हो रही थी? जब भी कोई सवाल पूछो विदेश मंत्रालय से पूछो, कोऑर्डिनेशन नहीं है इस सरकार में कोई किसी का। जयशंकर के हेलो हाय वाली बात हो गई, एक दूसरे के प्रति संवेदना की बात हो गई, कोई ऑयल की बात नहीं हुई, हरमुज खोलने की कोई बात नहीं। मैं बताता हूं गारंटी के साथ आपको, क्योंकि ये सरकार इतना हो गया तो इतना बताने का आदी है। कुछ हुआ नहीं तो सूत्रों के द्वारा बताया, और ये वो टेलीविजन की खबर बता के, जरा हमारी भी खबरें सुन के जरा बताएं कौन सा जहाज आ रहा है। इंडियन क्रू वाले जहाज को भी नहीं छोड़ रहे हो। यदि उन्होंने बोला कि वी हैव इंडियन क्रू, तो भी शेलिंग हो रहा है और इंडियन लोग मर रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक बात बहुत सही कही और मैं बिल्कुल शर्मा जी के साथ हूं इसमें। जब भी संकट आता है सरकार खड़ी होती है, लेकिन सरकार जनता के साथ नहीं खड़ी होती। सरकार दूर खड़ी होकर देखती है कि जनता की कैसी ऐसी की तैसी हो रही है। रुपया गिर रहा, सरकार दूर से खड़ी होकर देख रही है, वो गिर रहा है रुपया, मैं कैसे बचाऊं। गैस की किल्लत है, सरकार दूर से बैठ के खड़ी हो रही है। अमेरिका जूते मार रहा है, सरकार दूर से खड़ी होकर देख रही है। कोविड में लोग कहां से कहां तक, हजारों किलोमीटर लोग पैर पैर चल गए, सरकार दूर से खड़ी होकर देख रही थी। स्मशान में जलाने के लिए जगह नहीं थी, सरकार दूर से खड़ी होकर देख रही थी। सरकार गौतम अडानी के साथ खड़ी हो जाती है, सरकार अनिल अंबानी को गोद में लेकर खड़ी हो जाती है जब फ्रांस का राफेल का डील करवाना होता है। तो जब बांग्लादेश हो गया, लंका हो गया, बाकी जगह ईरान में बंदरगाह देना होगा तो गौतम को साथ में लेके जाती है। सरकार खड़ी होती है, जनता के साथ दूर खड़ी होकर तमाशा देखती है और उद्योगपतियों को पास में खड़ी होकर मदद करती है। सरकार खड़ी होती है। लेकिन दिनेश शर्मा के साथ भी सरकार खड़ी नहीं है, बेचारी बताती भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। टीवी देख देख के ये देश, ये लोग राज्यसभा के, आपने कहा कभी कभी पीठासीन अधिकारी बनते हैं, ये उस चेयर पे बैठते हैं और इनकी जानकारी टेलीविजन से है, वो भी अंबानी सेठ के, अडानी सेठ के, अंबानी सेठ के, दोनों सेठ के टेलीविजन है। वो सेठ ही खुद झूठ बोल बोल के डील करवाते हैं बाहर, उनके ऊपर मुकदमे डले हैं झूठ बोलने के, और उनके चैनल कितना सच बोल रहे होंगे, और उससे उठा रही है मां झूठी पार्टी के लोग, और ये उसको मतलब वो झूठ कितना मैग्नीफाइंग होके होते आता है। चैनल ने खबर दी कि जयशंकर ने फोन पे बात की और उन्होंने कहा कि चलो हम इंडियन जहाज को परमिशन देते हैं। दिनेश शर्मा तब खबर आते आते इंडियन जहाज निकल चुके हैं वहां से। मतलब टीवी से जानकारी आप याद कीजिए, दर्शकों के लिए मैं कह रहा हूं, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो टीवी की ही जानकारी से मोदी का मंत्री ट्वीट कर रहा था, और वो मंत्री कोई और नहीं, किरण रिजिजू, जो आदमी ट्वीट कर दिया स्क्रीनशॉट लेकर के कि कराची तक जो है पहुंच गए और बाद में डिलीट करके भागा। जिस सरकार में मंत्री, और वो भी इतना महत्वपूर्ण मंत्री, बार बार सदन में उसी आदमी खड़ा किया जाता है, जिस इतना महत्वपूर्ण मंत्री, वो टेलीविजन का, और इस देश के टेलीविजन जिसको खुद जानता है कि ये सब फ्रॉड है, ये झूठे हैं, उनसे वो इंफॉर्मेशन पाता है। कितनी लाचार, कितनी निकम्मी, कितनी नाकारा सरकार होगी। लाचार, निकम्मी, नाकारा सरकार, जिसका मंत्री भी टेलीविजन से इंफॉर्मेशन लेता हो, जिसका सांसद टेलीविजन से इंफॉर्मेशन लेता हो। आगे जरा चलते हैं।
लाइए भैया अगला, इमरान प्रतापगढ़ी, अगला लाइए, सुनाइए। कोविड से उन्होंने किस तरह से निपटा था, उसको इलाहाबाद के संगम और इलाहाबाद की गंगा जी के घाटों पर जो लाशें जलती हुई या दफन हुई लाशें थी, वो बता रही हैं कि उन्होंने कोविड से कैसे निपटा था। कोविड वैक्सीन लगने के बाद से आज तक हार्ट अटैक से देश में जितनी मौतें हो रही हैं, उस पे एक कोई समिति तक नहीं बन पा रही है कि जांच हो सके कि अचानक क्रिकेट खेलते हुए, डांस करते हुए, जाते हुए, सड़क पर चलते हुए ये जो नौजवान लोग हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? कोविड वैक्सीन या कुछ और? ये प्रधानमंत्री की जुमलेबाजियां हैं सिर्फ कि हमने कोविड से निपट लिया। क्या कोविड से निपट लिया आपने? कुछ नहीं निपट पाए आप। लाखों लोग मरे, वैक्सीन लगने के बाद हजारों हजार अब तक मौतें हो चुकी हैं। आप बस जुमलेबाजी करिए, आप कुछ नहीं निपट पाए। क्या नाली से गैस निकाल करके निपटेंगे? एलपीजी कहां से भरवाएंगे आप? जो इजराइल में मेडल लेकर के आए हैं, उसका इनाम देश की जनता को महंगाई के तौर पे और एलपीजी की किल्लत के तौर पे मिल रहा है। अब राहुल गांधी को सुनवाइए, पैनिक बटन। PM is saying that there is no need to panic, but PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। थैंक यू। देश को कह रहे हैं पैनिक मत करो। ये प्रधानमंत्री के इस देश को जो उन्होंने आह्वान किया है बिना किसी तथ्य के, उस पर है। या तो आदमी रोड मैप लेके आता है, प्लान लेकर के आता है, विजन लेकर आता है, लेकिन टेलीविजन पे आ जाते हैं कि पैनिक नहीं। पैनिक नहीं है। बेसिकली क्या है, राहुल गांधी ने सही कहा, जो हमारे पीएम है वो पैनिक मिनिस्टर हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने पैनिक मिनिस्टर हो गए हैं। और पैनिक इनको अमेरिकन ट्रेड डील का, पैनिक गिरते हुए रुपए का, पैनिक इनको महंगाई का, पैनिक इनको बेरोजगारी का, पैनिक इनको तमाम वो झूठे वादे जो किए उसका। जब विपक्ष में थे तो 65 रुपए पे देश की प्रतिष्ठा गिरने वाले, 65 रुपए डॉलर हो गया तो देश की प्रतिष्ठा कहाँ गई, इसका पैनिक है। आज अपन 93 पे कैसे बात करेंगे? स्टॉक मार्केट रक्त रंजित हो गया है, वहां का पैनिक है। पैनिक ये है कि जिस गोद में जिसको फला फुलाया है गौतम अडानी को, उसके ऊपर अमेरिका का केस विड्रॉ नहीं हो रहा है, वो पैनिक है। कई पैनिक है। और सबसे बड़ा पैनिक है कि बंगाल कैसा जीतना है। दूसरा पैनिक है कि तमिलनाडु कब जीतूंगा, ये पैनिक है। और वैसा देखा जाए तो पैनिक ये भी है कि अब लोग मेरे जाने का इंतजार कर रहे हैं, कहीं मुझे जल्दी भगाने के चक्कर में नीचे जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं उससे पैनिक है। कहां से नहीं प्रधानमंत्री पैनिक। चलिए जरा और रिएक्शन सुनाते हैं अपोजिशन के, क्योंकि देश भर में हाहाकार है तो हम तो कम ही रिएक्शन ला रहे हैं। देश भर में आप रिएक्शन देखेंगे तो घंटों देखते रहेंगे। लाइए। ये ऐसे ही एलपीजी की शॉर्टेज से भी निपट लेंगे प्राइम मिनिस्टर ने। देखिए, हम देखना चाहते हैं, लेकिन हम देखो पार्लियामेंट में ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, सरकार बताना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कितने लंबे लाइन चल रहे हैं आजकल एलपीजी सिलेंडर के लिए। कुछ रेस्टोरेंट से कहा कि हमें जो कुछ हमें कुक करना पड़ता है उसके लिए हमें गैस नहीं है, इसलिए आपको शायद चाय मिल जाएंगे लेकिन डोसा नहीं। हमें ये किस्म की बातें हो रही हमारे देश में। बहुत घरों में जब सिलेंडर ख़त्म हो जाते हैं तो रिप्लेसमेंट के लिए प्रॉब्लम्स है, और आपको पता है कि दाम भी बढ़ा दिया सरकार। तो ये सब जनता के सामने रखने के लिए ये एक मंच है। संसद क्यों होता है, ये सब बताने के लिए, चर्चा, प्रश्न और विपक्ष के प्रश्न को जवाब देने के लिए हम यही चाहते हैं। बस चर्चा हो जाए और जनता को आश्वास दे दे कि कुछ सोल्यूशन लेके आ रहे हैं सरकार। ये नहीं हो सकता कि वो लोग सिर्फ अपनी मर्जी करके सरकार चलाए जब संसद सेशन में है। संसद को इस्तेमाल करने चाहिए इसी काम के लिए, यही हमारा। After the intervention of Mr. S. Jaishankar, now Iran has allowed Indian ships in the Strait of Hormuz. Do you believe that it is going to be a big relief for our country? I hope so, because we've already had one ship that is not an Indian ship, but a Thai ship bound for Kandla
with Indian sailors on board that was hit twice, and there are 3 people who may have lost their lives. It's a very tragic thing. Iranians must show some respect for those who have been friendly and reasonable to them. But at the same time, the problem with this conflict right now is that people are being dragged into it whose war it isn't. That's the problem. Sir, BJP also says that our neighboring country like Sri Lanka and other country, Bangladesh, they are facing 90, 97, 98% problem. The restaurants are closed. Yet India is in a great and good situation. Still the opposition is protesting about it. I don't want to compare to other countries. Our responsibility is to our country and our people. Let me also say one brief word about this tragic attack on, fortunately not tragic, but near tragic attack on Farooq Abdullah. I think having heard the details, truly shocking that somebody from a very close proximity attempted to fire a bullet at him. Fortunately, an alert security guard was able to move his hand aside and the bullet did not harm anybody, which is a relief. But it's terrible that such things have happened, and we, as a house, he is not only a former member of our house, current member of the other house, we should definitely express our strong solidarity with him. The answer in politics is always words, it's never bullets. It's truly unacceptable. चलिए, इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें मैं यही इसी रिएक्शन पर रिएक्शन फिर और है, लेकिन इस एक पर एक सवाल एक बनता एक है सवाल, बाबू। लेकिन एक सवाल पे ये देखिए गोदी मीडिया कैसा होता है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। हम्म, वो जो लड़की पूछ रही थी, वही मैं भी आना चाहता वही हूँ। वही सवाल। हाँ, आइए आइए आइए, अच्छा जी, आइए। मैं इसी पर, वो लड़की जो भी है उसका सवाल पहले तो मतलब ऐसे लोगों को तो पता नहीं कौन पत्रकारिता में कैसे इनको बाहर किया जाना चाहिए जब तक दलाल है सरकारी ये स्टेटमेंट सत्ता नहीं के दलाल है, पत्रकार हाँ, नहीं है। बिल्कुल। इनको जब वो तक लड़कियां महिलाएं देख नहीं रही है जो बेहोश हो रही है, इसको छोटे छोटे बच्चों को लेके लोग बैठे हैं वो नहीं दिख रही है, लोग सिलेंडर लेके भाग रहे हैं, पुलिस गैस एजेंसी का गैस के वहां पे संरक्षण दे रही है, त्राइमाम हो रही है। इनको बीजेपी के कार्यालय से आता होगा गैस सिलेंडर इनके घर में, और ये पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में बेकार सिचुएशन है, अपने देश में कंपैरेटिवली अच्छी सिचुएशन है। इसका मोटिव क्या था? 2 मोटिव, इसका मोटिव दोनों, लेकिन शशि थरूर ने आज फेल कर दिया। पहला मोटिव था कि ईरान ने भारत के जहाज को परमिशन दे दिया तो शशि थरूर तारीफ कर देंगे कि वाह जयशंकर की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। फिर पूरे दिन उतने पे ही पूरे दिन कि राहुल के सांसद ने सरकार के जो है साथ खड़े हो गए राहुल थरूर। दूसरा कि अगर बांग्लादेश और इंडिया के कंपैरिजन पे कहते हैं कि हाँ नहीं इंडिया बेहतर है, बांग्लादेश में ज्यादा दिक्कत है, पाकिस्तान में ज्यादा दिक्कत है, तो हो जाएगा कि कांग्रेस के लोग सब सवाल उठा रहे थे और कांग्रेस के सांसद ने हवा निकाल दी। लेकिन दोनों सवाल की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि दूसरे देश में क्या हो रहा है उससे हमको नहीं मतलब है, हमारे देश में क्या हाल है वो देखो। ये बेशरम इतने बेगैरत हैं, ये सब इतने बेगैरत। इसके एक और सवाल पर मैं, इसका जो महत्वपूर्ण शशि थरूर ने जो बोला है वो सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल मैं लेना चाहता था। सदन में कई बार मोदी ने कहा है, व्यंग करते हुए, जो उनका स्टाइल है उनके स्क्रिप्ट राइटर का, कि आपको नहीं समझ में आता तो शशि थरूर जी आप ही कुछ समझा दीजिए राहुल गांधी को। ये कई बार हो चुका है, ये स्टेटमेंट मौजूद है रिकॉर्ड में कि शशि थरूर जी आप ही कुछ समझा दीजिए। आज शशि थरूर जी, राहुल गांधी को शशि थरूर जी समझा दिए एक दिन बैठ करके संसद में, और दोनों एक दूसरे के साथ अब हैं। आज मोदी जी आपको शशि थरूर समझा रहे हैं कि संसद किस लिए बना होता है। तो जिस शशि थरूर के प्रतिभा पर आपको इतना भरोसा है भाऊ कि आप कहते हैं कि राहुल गांधी को समझाइए, जब वो आपको समझा रहा है तो आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे? नरेंद्र मोदी जी शशि को तभी प्रतिभावान मानते हैं जब वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। हाँ, कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाला ही प्रतिभावान है। जैसा अभी एक मंत्री ने स्टेटमेंट दे रहा था कि ये देशद्रोही है, लोकतंत्र के खिलाफ है, सरकार हमेशा खड़ी रही है, ये जो बोल रहे थे बिहार के हमारे नेता, वो प्रतिभावान है मोदी जी के लिए। प्रतिभा और मोदी जी का कहाँ लेना देना है आशीष जी? जो कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर देगा वो प्रतिभावान। आज उन्होंने सही कहा कि ये सदन, हम सांसद किस लिए है? सरकार अपने मन से थोड़ी सरकार चलाएगी भाई, सांसद है, लोगों के प्रश्न के उत्तर देने होंगे। आज गैस के लिए लाइनें लगी है, सब अनसर्टिनिटी है, बता देना चाहिए। और आज वो फिर लड़की ने झूठ सवाल, मतलब वो सवाल ही गलत था कि ईरान ने परमिशन दे दी है। किसने परमिशन दे दी? किसने बताया इसको? एनडीटीवी ने।
इस गवर्नमेंट का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से कोई ब्रीफिंग, कोई उसके तरफ से एक शब्द, एक लाइन, ईरानियन गवर्नमेंट से कोई लाइन? आफ्टर टॉकिंग टू द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया वी हैव डिसाइडेड टू, आज भी उन्होंने कहा कि चाइना का छोड़ के कौन यहां से निकलता है हम देखते हैं। जब उसने पूछा कि वो अलाउ किया तो उसने तुरंत शशि थरूर ने कहा कि इंडिया आने वाले जहाज को तो शेल किया है। उसमें बेचारे इंडियन क्रू होने के बाद भी ईरान को थोड़ा तो सोचना चाहिए कि हम उनके दोस्त थे। ईरान दोस्त समझ के तो बहुत सोचा था, लेकिन जब आप इजराइल के वहां जाके $100 का मेडल गले में डालोगे और कहोगे कि इंडिया स्टैंड फर्म विद इजराइल, तो फिर वो टारपेडो तो हिट करेगा, माइन तो ठोकेगा। उसका तो गजब, वो मतलब उस लड़की ने जो सवाल किए हैं वो नहीं, ये बीजेपी के दलाल है। बीजेपी के पत्रकारिता पे ये ना दबे, इसलिए कभी कभी ऐसे लोगों के, जब पत्रकारिता में ऐसे लोग जब वो बोलने शुरू कर देते तो लगता है कि हमें पत्रकार कहलाना बंद कर देना चाहिए। छोड़ दो भाई, हम पत्रकार ही नहीं है। यदि इतने घटिया और ये दलाल टाइप के लोग जिनके घर में बीजेपी से सिलेंडर आता होगा, भाऊ, हम भी चाहते हैं कि ईरान परमिट कर दे, हम भी चाहते हैं। अगर ये हम भी परमिट चाहते हैं, हो जाएगा, जिस वक्त हो जाएगा ना, नरेंद्र मोदी संसद पहुंच जाएंगे तत्काल। अरे संसद पहुंचने के पहले बीजेपी के ऑफिस पहुंचेंगे, आधा दिल्ली उनको लेने आया होगा, वहां भाषण देंगे वो। हमारे मोदी जी देखिए क्या करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने कल दिखाया, झुका दिया कि ये भी ऐलान, जहाज आने का ऐलान भी ट्रंप का इंतजार करोगे कि ट्रंप लिखेगा कि भारत वाला जहाज जाएगा। अब ट्रंप के हाथ में नहीं है कुछ। चलिए और रिएक्शंस हैं, लाइए रिएक्शंस, लाइए आगे रिएक्शंस लाइए, फिर फाइनल कमेंट लेंगे। लाइए। संज्ञान जनता खुद भुगत रही है और जनता की आवाज हम सदन में डाल रहे हैं। जिस तरीके से प्राइस राइज हुआ है एलपीजी सिलेंडर को लेकर, जिस तरीके से किल्लत आई पड़ी है, राशन कर दिया है डोमेस्टिक यूज के लिए, जो कमर्शियल यूज के लिए है वो भी हम देख रहे हैं। रेस्टोरेंट्स और होटल्स खुद त्राहिमाम मचा रहे हैं कि उनको बंद करने का दिक्कतें आ रही हैं, बंद पड़ जाएंगी उनकी जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो गैस पे निर्भर है, उनके लिए भी राशन लगा दिया है। वो भी मोरबी आप गुजरात जाएंगे तो टाइल फैक्ट्रीज जो हैं सब बंद पड़ी हुई हैं। तो आपने कोई भी प्रिपेयर्डनेस नहीं दिखाई, कोई भी क्षमता नहीं दिखाई कि कैसे हम इस एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर हम डील करेंगे, क्योंकि इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन अदर नेशंस। तो ये तो दिखा रहा है, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये जनता की लड़ाई है। जनता कह रही है कि हमारी आवाज़ बनकर, सशक्त आवाज़ बनकर लड़िए, तो हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोविड-19 के समय में हमने इससे बड़े विषय को से डील किया। कोविड-19 पूरी दुनिया पे एक दिक्कत का सामना हुआ था। इन आर केस 80% से ज़्यादा हमारी जो सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी है वो विदेशों से आती है। आप अपने आप को, हम बोलते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी पुख्ता है कि आज हम फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से हम ईरान को लेकर चुप हैं, जो नेशनल सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया उसको लेकर चुप हैं। आज बल्कि आज पता चला है यूनाइटेड नेशन में हम एक प्रस्ताव साइन करने जा रहे हैं जहां पे हम ईरान से कह रहे हैं कि आपने सारे बाकी देशों में क्यों अटैक कर रहे हैं। तो हम उस समय पे क्यों चुप रहे जब नेशनल सॉवरेनिटी का इशू ईरान को लेकर आया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश की सरकार को करना चाहिए, और पैनिक की बात नहीं है। आप इल प्रिपेयर्ड हैं, अंडर प्रिपेयर्ड हैं, जिसकी वजह से जनता को ये भुगतना पड़ रहा है। तो आप कितने भी बड़ी बड़ी आश्वासन दीजिए, सत्यता इसी में है कि आज लोगों ने लंबी कतारें लगा कर रखी हैं। लोगों के मन में काफ़ी कारोबार हैं ऐसे जो ठप पड़ गए हैं और उनको कोई सोल्यूशन नहीं दिख पा रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगला लाइए। Just statements will not do. Action should be there, and also the ground reality is what are we seeing? We are seeing hotels being shut down every day. We are hearing such news, media reports from ground. We are hearing all that it is not just about industrial use or about hotels. This is, if this continues like this, it's going to hit the domestic market as well. So instead of just making blank statements, we should have clear plan of action which the government is not still come up with, and that is
why we wanted this to be discussed in the parliament where we can raise our concerns. But that also doesn't happen. So this situation is very critical. It is now almost the 12th day of war, and still only after 10 days this government has even started to say that this issue is critical. But we don't see an action plan by the government. अगला बड़ा आश्चर्यजनक है ये, सुनिए एक और तो फाइनल। जिस तरह की विदेश नीति अपनी फेल हुई है, जिस तरह से आप एक पक्ष में लगातार जाके खड़े हो गए, जहां देश की सबसे ज्यादा ऊर्जा की, पेट्रोलियम की, जहां से आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उन देशों को आपने विरोध बना लिया है और अपने रास्ते खुद आपने रोके हैं। इसलिए आप विचार करिए अपनी विदेश नीति पर, आप विचार करिए अपनी और जो सरकार के काम है उन पर। केवल ये बातें, भाषण, 56 इंच, विश्व गुरु से कुछ नहीं हो रहा है। आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर देश की स्थिति कहाँ ले जाके खड़ी कर दी है, मैं समझता हूँ देश के हर जागरूक नागरिक को पता है। किस तरह से जो आपके दोस्त थे, जो आपके हमेशा के सहयोगी थे, विपरीत समय के साथी थे, उन सभी मित्र देशों को आपने अपना विरोधी बना लिया है। ये तो मैं समझता हूँ बड़प्पन है उन देशों का कि आज भी भारत की विपरीत परिस्थितियों में वो साथ खड़े हैं, और दूसरे जो मोदी जी के दोस्त हैं वो देश को डिक्टेट कर रहे हैं। भाऊ इसमें सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन में मुझे जेबी मैथल जो हैं सांसद, उनका पॉइंट लगा कि 10 दिन बाद तो सरकार को ये समझ में आया कि कुछ दिक्कत हो रही है अब देश में। 10 दिन युद्ध के 10 दिन तो कुछ पता ही नहीं था, ये सब इतने खप्तुल हवा था। जिस देश का 70 to 80% एनर्जी का सोर्स हर्मोज है, उसको तो ईरान का युद्ध शुरू होने के पहले से व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। किसी भी दिन, जिस हिसाब से ट्रम्प साहब लगातार ललकार रहे थे, भाई किसी भी दिन युद्ध शुरू होगा तो अपने तो केयर करनी चाहिए, अपने को तो कुछ और करना चाहिए। ये तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जब गुहार लगाई विदेश मंत्रालय को, तब जाके ये जाके दरबार में वहां चरण छुए इन्होंने, तब वो 30 दिन का विंडो मिला रशिया का, और इस पे सेलिब्रेशन हो रहा है कि रशिया से हम 30 दिन का विंडो मिला। लेकिन हमारी गैस सप्लाई, इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई, सारी की सारी चीजें जो है उसी हार्मोज से आती है। और ये तो हो गया आयात, हमारे निर्यातकों का क्या? जो हमारे पोर्ट पे माल पड़ा है उसका क्या? तो ये अनप्रिपेयर्ड, अनविलिंग, क्योंकि इनको अभी कलकत्ता से फुर्सत थोड़ी है बंगाली चुनाव से। ये बंगाल के चुनाव में लगे हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है देश में क्या हो रहा है। चलिए, जब कोई लेना देना नहीं है तो ऐसे ही देश चल रहा है जैसे चलता रहेगा। फिलहाल दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं रेखांकित करना चाहता हूं, जो प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हम क्या यूनाइटेड नेशंस में कोई रिजोल्यूशन साइन करने जा रहे हैं जिसमें ईरान पे यह ठपका लगाया जा रहा है कि भाई बाकी देशों पे क्यों हमला कर रहे हो। लेकिन बाकी देशों ने जब ईरान के खिलाफ अमेरिका को बेस बनाने के लिए परमिशन दी, तब भारत ने क्यों नहीं बाकी देशों को कहा? भारत की क्या मतलब, अमेरिका ने कहा होगा कि करो साइन तो करे। इजराइल और अमेरिका दो जो बोलेंगे वही हम करेंगे। और उसके बाद आप इजराइल को समर्थन करेंगे, आप ईरान के खिलाफ प्रस्ताव भी लाने का बात करेंगे। सारा कुछ करने के बाद भी ईरान आपको हरमुज से निकलने देगा। गजब निकलने देगा। यहाँ पर तो अब फैला दिया ना। आप देखिए, जहाज एक भी ना निकले भाऊ, लेकिन सुबह ये शुरू हुआ है, मैं समय के हिसाब से बताऊं, जब पहली ब्रेकिंग एनडीटीवी को, सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी को जानकारी मिली और एनडीटीवी के हवाले से सबसे पहले ये हेडलाइन लगाई हिंदुस्तान ने, उसके बाद लगाया आज तक ने, सब उसके हवाले से। अब तक जहाज एक भी नहीं निकला, लेकिन ये झूठ इतना तेजी से प्रसारित किया गया कि अब ये बताने में इस देश जहाज, मैं क्या बोल रहा हूँ आशीष, जहाज नहीं निकले, सरकार तो एंडोर्स करे इसको।
हाँ। सरकार तो बताए कि ये खबर सही है। सरकार की क्यों हिम्मत नहीं हो रही है? चाइनीज फ्लैग के लिए या चाइनीज वेसल्स के लिए जो ईरान ने अनाउंस कर दिया, वैसा भारत के अनाउंस करने में क्या ईरान का प्रॉब्लम है? ना ईरान इस पे बोल रहा है, ना भारत का सरकार इस पे बोल रही है। सुबह सेठ को लगा होगा कि आका को मदद कर दूं, और रूमर फैलाने के लिए एक बड़ा नेटवर्क साथ में है, फोन कर दी क्या होगा संपादक को, बोल देना रे वो ईरान ने हो हाँ बोल दिया। इस पे अगर जांच हो ना तो इसमें ये न्यूज चैनलों से लेकर के और इसमें तो सेबी तक को इन्वॉल्व होना चाहिए। ये वो मैनिपुलेशन है जो शेयर मार्केट में उथल पुथल मचाता है। इसके मैनिपुलेशन पे शेयर मार्केट ऊपर जाएगा कि भैया अब तो भारत के जहाज आ सकते हैं, भारत मार्केट उठ गया ऊपर, पता चला फिर लोगों ने लगाया और फिर डूब गया पैसा। ये मार्केट मैनिपुलेशन में सेबी जांच होनी चाहिए। इस पे फिर अडानी कितने जांच सामना करता है? नहीं हो सकता है आशीष, उसके लिए भी किया हो, मार्केट उठाने के लिए उसी लिए किया। ये किया उसी लिए है, झूठा किया उसने है। और मोदी को थोड़ी तात्कालिक राहत, लेकिन मोदी क्या राहत मिलेगी? आज नहीं तो फिर कल फिर पकड़े जाओगे तुम, जब जहाज नहीं आएगा। लेकिन मार्केट का खेल तो कर लेगा, जैसे ट्रंप करता है और कहता है मेरे दोस्तों ने, मैंने देखो ऐसा किया कि मेरे दोस्तों ने एक रात में इतना कमा लिया, वैसे ही वही कर रहा है ये। फिर इजाजत दीजिए हमें, हम आते हैं फिर अपडेट्स के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।